जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पुनः एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। तो आज का हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे। ये आज की सब्जेक्ट है साइंस। क्या है? साइंस सब्जेक्ट है। ओके, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे ताकि मैं जब भी टेस्ट पेपर या एजुकेशन से संबंधित कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट साइंस है और यह है कक्षा 9 का। ठीक है, क्लास 9th का है। इसमें टाइम की हम लोग बात करें तो टाइम आपको टोटल 90 मिनट मिलने वाला है एग्ज़ाम में। और पूर्णांक की टोटल मार्क्स की हम लोग बात करें तो 40 मार्क्स आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, इसमें आपका सामान्य निर्देश कुछ है जो कि आप हर साप्ताहिक टेस्ट पेपर में देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ बता देते हैं, एक आधो पॉइंट्स यहाँ पर है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 16 गो प्रश्न रहेगा। ओके, इसी तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित रहेगा। मतलब टोटल यहाँ पर 4 स्टेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा का मिलेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा का मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, तो मतलब 4 सेक्शन में 4 भाग में आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। यदि आपका कोई गलत हो जाता है प्रश्न तो वहाँ पर वो ऋणात्मक अंक नहीं है। ओके, अब मतलब उसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। प्रश्न जो है सामान्य निर्देश 5 जो है वस्तुनिष्ठ 1 से 10 तक के लिए 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे। ठीक है, जो कि ABCD के रूप में रहेगा और उसको चारों में से एक सही उत्तर चुन करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 6 निर्देश क्या है कि 11 से 12 ऐसे प्रश्न रहेंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न 13 से 14 रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 से 16 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो आपको क्या करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में उसको लिखना है, हैंड राइटिंग करना है। ओके, परीक्षा समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह से आप ये सामान्य निर्देश आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट की। ये प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कहता है? विकेटर द्वारा सभी जीवों को कितनी जगत में बांटा गया है? जो विकेटर है वो जो है सभी जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है? इनटू हाउ मेनी किंगडम्स हैव ऑल द लिविंग बीइंग्स बीन डिवाइडेड बाय विकेटर? तो इसका जो आंसर होगा, क्या होगा आंसर? इसका आंसर 5 होगा। कितना होगा? 5। यानी 5 जगत में विकेटर ने सभी जीवों को बांटा है। ये 5 जीव का नाम क्या है? 5 जीव का नाम जो है, एक है मोनेरा, एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा और फंगी। क्या है? फंगी 3 हो गया। और एक है प्लांटी और एक है एनीमेलिया। ठीक है, क्या है? एनीमेलिया ना, एनीमेलिया। तो इस तरह से ये 5 जगत है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन ग्लेजिस
है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जो नील हरित शैवाल जो होता है, आप कहीं देखे होंगे नदी या झरना के जहाँ पर हमेशा गिरते रहता है, नदी बहते रहता है, वहाँ पर आप हरे कलर का आप देख रहे होंगे, हरा हरा कलर का इस तरह से आपको ऊपर काई जैसा बैठा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, नील हरित शैवाल जो है वह एक स्वपोषी होता है, क्योंकि वह ग्रीन होता है और वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो विषमपोषी तो नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका आंसर स्वपोषी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 3, प्रोटोजोआ किस प्रजाति के जीव हैं। जो भी प्रजाति, जैसे विकेटर ने सभी जीवों को 5 प्रजाति में डिवाइड किया था, उसी में से यहाँ पर है वो प्रजाति का नाम बताना है कि जो प्रोटोजोआ है वो किस प्रजाति के जीव हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका जो आंसर होगा आपका प्रोटिस्टा होगा। क्या होगा, प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर। ओके, इसी तरह से हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 4 की, पाइनस तथा साइकस है, मतलब पाइनस तथा साइकस क्या है, थाइरोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, या टेरिडोफाइटा है, या जिम्नोस्पर्म है। तो जल्दी से आप अगर इसको आंसर जान रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा, ब्रायोफाइटा। जो पाइनस तथा साइकस ये क्या है, तो ये आपको ब्रायोफाइटा जगत के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या, चलिए तो प्रश्न संख्या हम लोग 5 की बात करें तो यूकैरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। किस में रखा गया है, प्लांटी में रखा गया है, एनिमेलिया में रखा गया है, फंजाई में रखा गया है, कि मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। किसको रखा, मतलब किस जगत में रखा गया है। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका, आंसर क्या होगा, इसका आंसर फंजाई होगा। क्या होगा, फंजाई, जिसको हम लोग फंगी कवक भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, यह फंजाई के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किए थे, हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर जो है आपका न्यूटन होगा, ठीक है। आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न की 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो होता है, यानी जी का मान, उसका वैल्यू कितना होता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। ओके, तो इसका जो आंसर आपका होगा ये आंसर ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या, ए नंबर राइट आंसर। तो 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, तो प्रश्न संख्या 8 की। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो भार है, वो चंद्रमा पर जो भार है, पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर किसी वस्तु का भार 60 kg है, तो उसको अगर हम चंद्रमा पर ऊपर ले जाएं तो इसका भार यहाँ पर कितना होगा। तो आपको बता दें कि इसका जो भार होता है वो आपका 1/6 होता है, 1/6 गुना होता है। मतलब अगर पृथ्वी पर किसी आदमी का 60 किलो भार है, तो अगर हम उसको चंद्रमा पर ले जाते हैं तो 1/6 यानी कितना, 10 × 60, यानी 10 kg वहाँ पर उसका भार हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 10 kg उसका भार राइट होगा, यानी इसका आंसर 1/6 गुना होता है ना, 1/6 टाइम्स। नेक्स्ट है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, ठीक है, लेकिन जो निम्न के बराबर है। तो 1 पास्कल बराबर कितना के बराबर होता है,
ठीक। तो 1 पास्कल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर राइट आंसर होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है ये 10 प्रश्न। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केजी प्रति घन मीटर इज द राइट आंसर, है ना। इसका आंसर क्या होगा? केजी प्रति घन मीटर इज द राइट आंसर। इसको ऐसे भी लिखते हैं केजी प्रति घन मीटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर ले, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक कोशिका यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला जो एक कोशिक जीव है, जिसको एक यूकैरियोटिक जीव भी कहते हैं, उसको आप किस जगत के अंतर्गत रखेंगे? तो इसका आंसर राइट होगा आपका प्रोटिस्टा जगत। क्या होगा? प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखेंगे ना, जगत में। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में इसको हम रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। कितना है? 10 kg है। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? ठीक है, मान लो कि एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान, मान लो एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान अभी 10 kg है। अब 10 kg तो इसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, तो वेट इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, वेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है mg। ठीक है, mg का मतलब हुआ मास द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण दिया हुआ रहता है, त्वरण का वैल्यू यानी g का वैल्यू जो होता है, इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हुआ W बराबर mg, कोई दिक्कत नहीं है। m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान है। क्या है? m वस्तु का भार है। ठीक है, m वस्तु का भार है। तो वस्तु का भार हमको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको वेट निकालना है उस वस्तु का भार, तो इसको इरेज करते हैं। अब फिर लिखते हैं W इक्वल टू होता है mg। अभी आपको बताए हैं कि इसको क्या करते हैं, W बराबर mg हो गया। इसके बाद m का वैल्यू 10 और g का वैल्यू भी 10 होता है। इसका वेट कैसे, भार कैसे मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दहां 100 न्यूटन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 100 आएगा। 12 का आंसर कितना आएगा? 100 न्यूटन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 13, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतु में क्या अंतर है? समझिएगा। तो एक दिन लिखते हैं पक्षी वर्ग के और एक दिन लिखते हैं जंतु वर्ग के। क्या लिखते हैं? जंतु वर्ग के लिख लिए। तो इसमें होता क्या है कि पक्षी वर्ग के जो जंतु होता है उसमें चोंच और पंख होते हैं। क्या होता है? इसमें चोंच और पंख होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग बात कर लें, जो जंतु जगत है इसकी हम लोग बात करें तो इसमें जो स्तनपायी जंतु हो गए ना, यहाँ पर ये स्तनपायी जंतु है, ध्यान रखिएगा। स्तनपायी जंतु है, अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, स्तनपायी जंतु की हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत जो होता है वे सारे जंतु आते हैं जिनमें स्तन होते हैं। क्या होते हैं? स्तन होते हैं और उनके शरीर पर बाल होता है। क्या होता है? शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है,
शरीर पर बाल होता है और उसका स्तन होता है। स्तनपायी जंतु वाले में स्तन होता है और शरीर पर बाल होता है। और पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं उसमें चोंच होते हैं और पंख होते हैं। तो ये दो मुख्य अंतर हो गए। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में बढ़िया से इसको लिख लेंगे। प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 की। आखिर प्रश्न 14 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न 14 है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता, ठीक है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो होगा आपका, तरल पदार्थ यानी गैसीय भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु को डुबोए जाने पर वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्यरत होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावकता। एक ठेठ भाषा में समझिए कि अगर कोई वस्तु को जल में डुबाते हैं, देखिए सपोज दैट यहाँ पर इसमें जल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है, ठीक है, इसमें जल रखा हुआ है और ये वस्तु है। इस वस्तु को जब हम इसमें धक्का देंगे, बल लगाएंगे, ठीक है, जब इस वस्तु को हम पाक ऊपर से प्रेशर करेंगे, उसमें हम धक्का देंगे, तो नीचे से एक बल कार्यरत होता है जो कि इसको जो है यह डूबने नहीं देता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग उत्प्लावकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उत्प्लावकता से के नाम से जानते हैं। यानी ऊपर से हम इसको प्रेशर करेंगे तो यह नीचे की ओर से भी बल कार्यरत होता है और इसको डूबने नहीं देता है, इस वस्तु को डूबने नीचे नहीं देता है। तो उसको हम लोग मतलब ये छतलाई जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्लावकता कहेंगे। ओके, चलिए तो प्रश्न संख्या 15 की बात करें। पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करेंगे और इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। What are the main group of plant kingdom? What are the basis of this classification? ठीक है, मतलब पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं, इसके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे? पादप जगत के प्रमुख वर्ग, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जैसे एक हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, एक क्या हो गया? एक थैलोफाइटा हो गया। एक ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा हो गया। और दूसरा का होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। ओके, तो इस तरह से ये आपका 5 हुआ। क्या हुआ आपका? इस तरह से 5 जगत में इसको बांटा गया। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये है पादप के 5 जगत। ओके, अब रही बात कि ये जो है इसका मुख्य वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। इसका मुख्य आधार मतलब किस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो उनके शरीर और उनके विभेदनकरण के आधार पर, ठीक है, शरीर मतलब उसका पेड़ का शरीर आकार कैसा है उसके आधार पर और विभेदनकरण के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसका एक व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, उस व्यंजक को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को समझा देते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा आपका कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, मान लीजिए कि एक पिंड यहाँ है और एक पिंड यहाँ है, ये इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, ठीक है। एक पिंड यहाँ, एक पिंड यहाँ, तो अगर दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल मतलब इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, ई इसको खींचेगा और ई इसको खींचेगा, है ना। लगने वाले आकर्षण बल के बलों के द्रव्यमान के गुणनफल, बलों के द्रव्यमान के गुणनफल मतलब गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो यानी m1 गुना m2, ठीक है। द्रव्यमान के गुणनफल के, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई तो डिस्टेंस तो होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से दूरी r1 है, ठीक है। या इसको आप मान सकते हैं कि d1 भी आप मान सकते हैं, जो भी मानिए, इसको r भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा, यानी इसका पर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इस तरह से इसका समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है। अब समझ में आ गया कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब एक दूसरे के प्रति समान अनुपात में बल लगाएगा, ठीक है। यदि m1 है और e है m2, तो दोनों को एक समान बल से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है आपका प्रश्न का जवाब, ठीक है। आप बगल में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम और उसको कुछ व्यंजक प्राप्त किया हुआ है, आप उसको बढ़िया से देखकर लिख सकते हैं, ठीक है, और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है आपका सेशन समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।